शाम 6 बजे की तैयारी में शपथ ग्रहण समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन सज चुका है। तकरीबन 1.5 घंटे तक यह कार्यक्रम चलेगा, 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के शपथ के अलावे 45 मंत्री इसमें शपथ लेंगे, जिसमें 24 कैबिनेट मंत्री होंगे। रक्षा मंत्री कोई नहीं होगा, रक्षा मंत्रालय पीएमओ के पास रहेगा। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। राजनाथ सिंह गृह मंत्री बनाए जा रहे हैं, जो जानकारी निकल कर आ रही है। अरुण जेटली वित्त मंत्री बनेंगे। 24 कैबिनेट मंत्री के अलावे 10 स्वतंत्र प्रभार और 11 राज्य मंत्री, यानी कुल 45 मंत्री शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी के साथ। और यह माना जा रहा है कि इसके बाद जो संकेत शुरुआत में ही दे दिए गए हैं कि काम संभालने में देरी नहीं, तुरंत काम संभालना और बड़ी तेजी से चीज़ों को फिर लागू कराने की स्थिति में इस देश में हर चीज़ को लाना होगा। इसीलिए आज सुबह मंत्रियों को जो बुलाया गया घर पे गुजरात भवन में, फिलहाल तो वही उनका घर है, 7 ARCR से पहले सबके सामने 3 बातें ही रखी गई। पहली बात थी अब काम करना है, घर बार छोड़िए। दूसरा था 18 घंटे काम करना है। तीसरा अब इस देश दौड़ पड़ा है, अब हमको आगे निकलना है और एक नए युग का सूत्रपात करना है। नरेंद्र मोदी के संकेत बहुत साफ हैं कि बीते दिनों मनमोहन सिंह सरकार के दौर में जिस तरीके से लगता था कि गवर्नमेंट भी नहीं और गवर्नेंस भी नहीं, तो इस दौर में कम से कम गवर्नेंस ही सबसे ऊपर रहे और हावी रहे। जो मंत्री हैं उनके चेहरे जरा हम लगातार आपको स्क्रीन पर दिखला रहे हैं। मंत्रियों के चेहरे में खासतौर से जिन चेहरों को लेकर जिक्र हो रहा है, उसमें ये फहरिस्त बड़ी छोटी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, लेकिन इनमें वो तमाम चेहरे हैं जो दिल्ली में बीजेपी के कद्दावर नेता के तौर से लेकर बीते दिनों लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता के तौर से लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। कई महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं। ये बात कही बाबूलाल सुप्रियो पहली बार चुनाव लड़े, गीत गाते हैं, उन्हें बंगाल से चुना गया। वो और अहलुवालिया 2 लोग चुनकर आए हैं बंगाल से, लेकिन उन्हें इस बार मंत्री बनाया गया है। वह शानदार गीत गाते हैं। दूसरी स्थिति आप देखिए, जनरल वीके सिंह, यह भी मंत्री बनाए जा रहे हैं। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि इस देश में सेना छोड़कर राजनीति में कोई आया नहीं था शख्स, पहली बार आया और वो चुनाव लड़ा और वो अब मंत्री बनने जा रहा है। तीसरी स्थिति महत्वपूर्ण है, डॉक्टर हर्षवर्धन। चंद महीनों पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर इनका नाम बीजेपी ने आगे रखा था। अब अगर उन्हें लेकर आए, और वो भी बड़ी क्रूशियल सीट से, चांदनी चौक, कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़कर जीते हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री ये बन सकते हैं। ये अंदेशा सीधे तौर पर लगाया जा रहा है। उसके बाद इसमें एक खासियत है जिसका जिक्र हमारे साथ बैठे राजीव डोगरा साहब भी कर रहे थे, कि दरअसल वैसे प्रांतों से, चाहे वो बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड का इलाका है, मध्य प्रदेश का इलाका है, कर्नाटक का इलाका है, ये सारे इलाकों से जो चेहरे निकल कर आ रहे हैं, और तो और ख़ास तौर पर अरुणाचल प्रदेश का भी चेहरा इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के सांसद बीजेपी के, वह भी मंत्री बनने वाले हैं। तो ये संकेत है कि किस तरीके से समूचे देश में उस क्रूशियल जगहों पर गिरा गया। बहरहाल अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये इन्हें बनाया जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व चीफ रह चुके हैं, 1969 उम्र है इनकी, 69 बरस के हैं। केरल कैडर के IPS अधिकारी अजीत डोभाल, और अजीत डोभाल की महत्ता अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी थी। 1968 बैच के IPS बैच के ये टॉपर रहे हैं डोभाल। और डोभाल इस मामले, देखिए कीर्ति चक्र, पहले इनके बारे में बता दें, कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले पहले IPS अधिकारी अजीत डोभाल। तो अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की स्थिति में है। एक चीज़ और उनके बारे में जानकारी देते हैं, इस बीच में वो विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े रहे। ये फाउंडेशन दरअसल कहीं ना कहीं संघ परिवार से जुड़ा हुआ है, और किसी ना किसी रूप में जो हिंदुत्व राष्ट्रवाद की बात आती थी, अजीत डोभाल काम करते। इसलिए बार बार एक बात आ रही थी कि नेशनलिज्म का अप्रोच जो था, उसको लेकर जो विचारधारा के तौर पर मतने की बात थी, वो जुड़ने वाली है अजीत डोभाल के साथ। हम मनमोहन सिंह की कैबिनेट का जिक्र कर रहे हैं। स्वतंत्र प्रभार 11 हुआ करते थे, ये अब 10 हो रहे हैं। इसी तरीके से कैबिनेट उस समय ज़्यादा हुआ करते थे, अब कम है। राज्य मंत्री बहुत ही कम है नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में, 11 हैं, उस समय 32 हुआ करते थे। और ओवरऑल अगर सबको मिलाइएगा तो 70 मंत्री मनमोहन सिंह के दौर में थे, जो अब 45 मंत्री में शुरुआती दौर में कम से कम ये कैबिनेट निकल के आ रहा है। जो कुल मंत्रालयों का जिक्र था, जो हिस्सा छूट गया था, 43 से 34, इसका मतलब बहुत साफ है, 9 मंत्रालयों को जोड़ा गया है कुछ दूसरे मंत्रालयों में, मथा गया है, जिससे कि
कोई परेशानी उस मंत्रालय से जुड़े जो बांट दिए जाते थे गठबंधन के, जो मंत्री बनने जा रहे हैं इस दौर में, उन सब का क्या क्या किस किस रूप में कहना है, जरा ये चलिए सुनते चलते हैं। वहाँ उपस्थित थे जिनको कैबिनेट में बर्थ मिला है। क्या वहाँ पर विभाग को लेकर भी कुछ किस तरह से क्या मिलेगा? कुछ प्रधानमंत्री ने कहा कि विभागों की पहले हम वोट लेंगे, उसके बाद मैं विभागों का बंटवारा करूँगा। क्या जो है मोदी जी ने आपको कहा, क्या बताया? कहा कि आपको वोट लेनी है। ये उनका रिकग्निशन है जो मैं देखती हूँ कि उन्होंने जो भी उन्होंने सोचा हो, मुझे तो नहीं मालूम कि किस चीज़ की बिना पे लिया, वरना महिला भी हूँ, माइनॉरिटी से भी हूँ, एक्सपीरियंस भी हूँ, जो भी उन्हें पसंद आया उन्होंने वो सिलेक्ट करा। एक तो मंत्री बनना है, इसके लिए बुलाया गया था। सबसे पहले मैं नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं कि मेरे को मंत्रिमंडल में शामिल कर रहा है। विश्वास था कि हमारा पार्टी और हमारा संबंध बहुत पुराना है और जैसे नेतृत्व ने बार बार हमको साथ में लेकर के हर चीज़ में चला है, तो उम्मीद तो पहले से था, लेकिन उम्मीदें मतलब हम सिर्फ मंत्री बनने के लिए नहीं, काम करने का उम्मीद था। ये वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है। किरण रिजिजू जो कि अरुणाचल प्रदेश से चुनकर आए हैं, उनका मंत्री बनना। बहरहाल इन सबके बीच खबर आ रही है, नीतीश कुमार ने बधाई भेजी है नरेंद्र मोदी को कि वो अब प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और आज शाम में शपथ ग्रहण समारोह में, हालांकि नीतीश कुमार शरीक नहीं हो रहे हैं, वो आपको ये भी बता दें, लेकिन उन्होंने बधाई भेजी है। राजीव डोगरा जी, एक बात जिक्र हम आपसे करना चाहेंगे, आप जिक्र भी कर रहे थे हमसे, अरुणाचल प्रदेश के सांसद को मंत्री में लाने का जिक्र, अब तो शपथ लेंगे वो, लेकिन ये किस बात का संकेत देता है? क्योंकि दो जिक्र लगातार करते रहे नरेंद्र मोदी। एक चीन की विस्तारवादी नीति, जिस लहजे में भारत लगातार अपने आप को हमेशा नीचे महसूस करता है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर पीवी नरसिम्हा राव चीन गए थे, तब सवाल उठा था, फिर अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में सवाल उठा अरुणाचल प्रदेश। क्या ये माना जाए कि वहाँ के मंत्री बनाकर भी एक मैसेज वो कन्वे करना चाहते हैं शायद अपने पड़ोसियों को? अब आपने बिल्कुल ठीक बात की। वहाँ के सांसद तो हमेशा रहे ही हैं, अरुणाचल से 2 सांसद होते हैं और जैसा कि ट्रेडिशन रही है कि कभी बीजेपी के होते थे, कभी कांग्रेस के होते थे, पर जो अभी मंत्री बनने जा रहे हैं वो काफ़ी वोकल थे कि हम जो है अरुणाचल की डेवलपमेंट नहीं कर रहे जितनी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दे रहे जितना देना चाहिए, चाहे वो रोड्स का हो या हाइडल पावर का हो। सो इन ए वे मोदी जी ने 2 इंडिकेशंस दी हैं। एक तो ये कि अरुणाचल के ऊपर डेवलपमेंट में इंडिया का या देश का उतना ही ध्यान रहेगा जितना दिल्ली की डेवलपमेंट में या महाराष्ट्र की डेवलपमेंट में। दूसरा ये कि आपका खुद का जो नुमाइंदा है वो कैबिनेट में आके आपकी आवाज़ हर रोज़ हर घंटे दिल्ली तक पहुंचाएगा। तो अब अगर कोई खामी रहे तो आपके नुमाइंदे का भी उतना ही जिम्मा है। अरुणाचल के लोगों को भी बड़ी हिम्मत बंधेगी इसके, मतलब वहाँ चूंकि लोगों को हिम्मत बंधेगी। 2-3 चीज़ें मैं और कहना चाहता हूँ। एक तो ये जो बहुत अच्छी तरह से आपने सबकी फ़ोटो दिखाई, ये फ़ोटो ये थी कि जो ग्रास रूट्स लेवल से बन के मंत्री बने हैं, तो इसका इंडिकेशन ये भी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यही होगा कि वो शायद बैकवर्ड पिछड़े रीजन से आते हैं, ये नहीं कि सब दिल्ली मुंबई से हैं, ऐसे चेहरे लग नहीं रहे थे। तो शायद मोदी जी का ये भी संकेत है कि देखिए जो जो बैकवर्ड रीजन है उनके प्रतिनिधि ला के मिनिस्टर बना के, मैं चाहता हूँ कि वो सब बैकवर्ड ना रहें, वो भी उतने ही प्रोग्रेस करें जितने सिटीज का। ये भी देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जो नरेंद्र मोदी का भाषण था सेंट्रल हॉल में, उन्होंने कभी अपने भाषण में 21वीं सदी चकाचौंध डेवलप इसकी स्थिति में नहीं लेकर आए। वो लेकर आए थे गरीब गुरबे हाशिए पर पड़े तबके का जिक्र उन्होंने बाखूबी किया भी था। तो क्या ये संकेत है मंत्रिमंडल उस दिशा में ले जाने का? ये आप, मेरे को तो बिल्कुल यही लगता है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के बारे में, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से उनको जानता हूँ, तो मेरे को लगता है इसमें भी संकेत है मोदी जी का। आपको याद होगा, आपने उनकी बाकी तारीफ़ें करवाई,
पर आपको याद होगा पंजाब में जब स्थिति बहुत नाजुक थी टेररिज्म के टाइम पे, तो अजीत डोवल की काफ़ी भूमिका थी स्थिति को ठीक करने की। तो सर्विस में भी उनकी रिकग्निशन एज एन एक्शन मैन ऑफ एक्शन। और एक और जो चीज़ आपने कही थी, राष्ट्रवादी या नेशनलिस्टिक, बिल्कुल हाँ, तो वो राष्ट्रवादी हैं, तो पॉजिटिव हैं और राष्ट्रवादी हैं, और मेरे को लगता है ये अच्छी एक चैन। ये एक मैसेज बड़ा साफ है। आइए हम जरा नीतीश कुमार ने क्या कहा ये पहले हम आपको सुनाते हैं। मैंने अपनी शुभकामनाएं उनको दी है और उनकी बधाई है। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी हो रहे हैं। उन लोगों के पार्टी के प्रतिनिधि भी जाएंगे। नई सरकार आज श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है। मेरी बधाई है, शुभकामनाएं हैं और हम लोगों की अपेक्षाएं भी हैं कि बिहार की जो चिर लंबित मांग है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज मिले, उसकी राशि बढ़ाई जाए जो पूर्ववर्ती सरकार ने मंजूरी दी थी। बिहार की जो लंबित केंद्र सरकार की परियोजनाएं हैं, रेलवे की परियोजनाएं हैं, अन्य परियोजनाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त धन दिया जाए। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर ने लिखा था। इमरजेंसी के दौर में गुनगुनाया जाता था, लेकिन नीतीश कुमार उस इमरजेंसी के दौर से नेता बनकर निकले, लेकिन क्या पता था उनकी गद्दी इस दौर में चली जाएगी सिर्फ इस वजह से क्योंकि मोदी की हवा जिस तरीके से भई इस देश के भीतर में, उसने जनादेश उनके हाथ में लाकर खड़ा कर दिया और हर नेता की हद इस दौर में खाली रह गई जो छत्रप के तौर पर थे। अनंत गीते मंत्री बनने वाले हैं, उनकी बात सुनी जाए। किस तरह की सर प्रतिक्रिया है आपकी इस मिनिस्ट्री में? आप नरेंद्र मोदी की मिनिस्ट्री में काम करेंगे बतौर मिनिस्टर। मेरे लिए ये खुशी का पल है और इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे जी को, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में मंत्री के तौर पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है। इसलिए सबसे पहले मैं मेरे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे को धन्यवाद देता हूं। उसके साथ साथ शिवसेना प्रमुख बाला साहब जी ठाकरे, जिनकी कृपा से आज जो भी अनंत गीते आपके सामने खड़ा है वो उन्हीं की कृपा से है, तो उनको याद करता हूं। और ये पल, ये अवसर मेरे लिए एक सौभाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन देश की जनता ने जिस प्रकार से आज पूरे देश में परिवर्तन लाया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास जताया है, तो निश्चित रूप में जनता की अपेक्षाएं बड़ी है। मैं विश्वास रखता हूं कि नरेंद्र की मोदी जी के नेतृत्व में हमारी यह सरकार जनता के सारी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करेगी। जनता की उम्मीद अपेक्षा तो बहुत ज़्यादा ही एक सच है। दिल्ली से सटा इलाका है गुड़गांव जो हरियाणा में आता है। राव इंद्रजीत सिंह वहां से जीत कर आए। श्वेता, बात कीजिए उनसे। हमारे साथ इस समय है राव इंद्रजीत सिंह, उन्हीं से बात आगे करते हैं। सर, सबसे पहले बधाई हो आपको, लेकिन ये जानना चाहेंगे आपको कॉल किस समय आई और क्या कुछ डिटेल्स आपको दी गई है? कॉल तो सुबह आई 8:30 पौने 9 बजे करीब, और हमको बुलाया गया गुजरात भवन। ये नहीं बताया गया कि किस लिए बुलाया गया है। वो तो वहाँ जाने के उपरांत मालूम लगा कि जो कैबिनेट के अंदर नाम तजवीज़ थे उनका परिचय एक दूसरे से करवाने के वास्ते नरेंद्र भाई मोदी ने हमको बुलाया है, और वहाँ पे एक दूसरे का परिचय करवा दिया और चाय पिला दी, और शाम के लिए आने के लिए हम चले गए। घर परिवार में सब लोगों में खास खुशी होगी, सेलिब्रेशन किस तरह से करेंगे? सेलिब्रेशन तो खैर नहीं इतना कॉल फॉर करता, अभी तो बड़ा लंबा रास्ता तय करना है। लोगों को बड़ी उम्मीद है इस सरकार से। जो पिछले दिनों के अंदर नॉन गवर्नेंस था या गवर्नेंस का अभाव था, उससे एक परिवर्तन चाहती है देश की जनता, और वो जिम्मेदारी नरेंद्र भाई मोदी पे पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ी है, और उस कैबिनेट का एक सदस्य होने के नाते मैं समझता हूँ कुछ हद तक मेरे पे भी पड़ी। आपका नाम हर आदमी जानता है क्योंकि आपने ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, और ख़ास तौर से रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई। आपको लगता है उसके कारण आपको ये तोहफा मिला है? देखिए, जनता ने तो उसकी वजह से मुझे सराहा है, इसमें से तो कोई दो राय नहीं कि जो आदमी एक पार्टी छोड़ता है तो दूसरी पार्टी में जाता है, आमतौर के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी उसके साथ जुड़ जाती है, और लोग कहते हैं कि दल बदलू है।
लेकिन जितना मेरे को लोगों ने सराहा है इस विषय के अंदर, तो मैं समझता हूँ उतना ही मोदी जी की लहर की वजह से हुआ है कि मैं जो इतनी भारी मतों से जीता हूँ। तो ज़मीन का घोटाला हुआ नहीं हुआ इसका तो इंक्वायरी ही बताएगी, लेकिन लोगों के जहन के अंदर बात ज़रूर है कि मुनाफाखोरी के तौर के ऊपर हरियाणा कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ बनी, कुछ लोगों को फ़ायदा देने के लिए ये नीतियाँ चेंज करी गई, और आने वाले समय के अंदर जब कानून अपने रास्ते के ऊपर चलेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।